दोस्तों, इन शहर मौसम वगैरह में कुछ आमदे सुप्रीम कोर्ट पनामा केस का अज खुद जायजा लेगी जनाब। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और इस बात का भी फैसला कर लिया जाएगा कि नवाज शरीफ को दी जाने वाली जो सज़ा है क्या वो सज़ा ख़त्म की जा सकती है, क्योंकि ये जो असूल मदावा है, ये असूल मदावा के ऊपर अब अमल दरामद करने का वक्त सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इस तरह की डेवलपमेंट्स किसी और तरफ से नहीं बल्कि ख़ुद मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब का, जो अब वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ इशारे दे रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही वो मजाज अथॉरिटी है जो अपने ही किए गए फैसलों को जब चाहे का ये लफ्ज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब चाहे रिव्यू भी कर सकती है, जब चाहे उसको गलत भी करार दे सकती है और जब चाहे इसको डस्टबिन में फेंक भी सकती है। और ये जो फैसला सामने आया है मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब का, ये फैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से पेश की जाने वाली जो दरख्वास्त है उसको एक्सेप्ट करने के फ़ैसले के ऊपर आया है। और वो जो फ़ैसला उन्होंने तहरीर किया है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से, 2 सफ़ात पर यह मुश्तमिल फ़ैसला है जो उमरताब बंदयाल साहब ने लिखा है। उसके सेक्शन नंबर 7 के अंदर ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बयान की गई है कि ये काम कैसे किया जा सकता है। ये जो हैं उमरताब बंदयाल साहब ये अपने इस फ़ैसले के पॉइंट नंबर 7 में इस तरीके से ये बात बताते हैं कि जनाब इन सो फार as the principle of curative review petitions is concerned, it is not disputed by the appellants that the existence of this jurisdiction has hitherto not been considered by the court. In fact, all the judgments cited by them in support of their curative review petitions reiterate what has been held above, that a second review is barred by the law and that the court alone is empowered, if so inclined, to revisit, review or set aside any of its previous judgment order। यानी जज साहब अपने इस फैसले में ये बयान फरमाते हैं कि जहाँ तक क्यूरेटिव रिव्यू का मामला है, इसकी पाकिस्तान के कानून के अंदर किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि जनाब किसी तरह का कोई क्यूरेटिव रिव्यू लिया जा सकता है। और ये बात तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को भी उसका इल्म है कि जनाब इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अगर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात को महसूस करे कि जनाब उसका माजी में दिए जाने वाला कोई फ़ैसला वो उस पर नज़र षानी की ज़रूरत है या उसकी नज़र षानी की जा सकती है, तो चाहे वो कितना ही ज़्यादा टाइम बार्ड क्यों ना हो चुका हो, उस जजमेंट को रिव्यू भी किया जा सकता है, रिविज़िट भी किया जा सकता है और प्रीवियस फैसले को यानी पुराने फैसले को काला दम करार भी दिया जा सकता है। तो इस एक पैराग्राफ ने इनफैक्ट इस बात की गुंजाइश पैदा कर दी है ख़ुद फादर चीफ जस्टिस के फैसले से कि जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि इस वक्त यही एक चीज़ है जिसको रिविज़िट करने के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों के साथ बातचीत की जा रही है। और ये उनकी तरफ से इस बात को ख़ास तौर पर इन जुमलों को जो आखिरी हैं, इन जुमलों को शामिल करना इस बात की तरफ इशारा देता है कि अगर कोई गुंजाइश बने तो सुप्रीम कोर्ट को इस गुंजाइश को ना सिर्फ एक्सरसाइज करना है बल्कि इस गुंजाइश के तहत इंसाफ को फराहम भी करना है। और अगर देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा इक़दाम है। सवाल ये है मेरी नज़र में कि आखिरकार ये जो मामला है यानी नवाज शरीफ साहब वाला या पनामा केस वाला या इस तरह के जो दीगर फ़ैसले हैं, ख़ास तौर पर इन हालात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पॉइंट नंबर 7 के अंदर इस बात को मेंशन करने की ज़रूरत आखिरकार क्यों पेश आई। ऐसी तो कोई चीज़ ज़ेर बहस नहीं थी इस केस के अंदर। ये तो सिंपली ये 2 सतर का फैसला लिखा जा सकता था कि जनाब ये दरख्वास्त गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, गवर्नमेंट की तरफ से दरख्वास्त को एडमिट किया जाता है और ये क्यूरेटिव रिव्यू की जो एप्लीकेशन है इसको खारिज किया जाता है, केस क्लोज ख़त्म। 2 सतर के अंदर ये केस वो फैसला दिया जा सकता था, लेकिन 2 सफ़ात में और तफसीली वजूहात और इन वजूहात में असूल मदावा के हवाले से जिक्र करना इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा करता है कि देयर इज़ समथिंग कुकिंग। और इस हवाले से
मेरी बात हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब से, और शौकत सिद्दीकी साहब ने जो गुफ्तगू के दौरान मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे चौंका के रख दिया, और फिर मुझे ये समझ आई कि जनाब ये जो बात है, ये जो फैसले के अंदर लिखी गई है उर्मताब बंदयाल साहब ने, ये इसकी आखिरकार ज़रूरत क्या पेश आई। शौकत सिद्दीकी साहब की तरफ से जो बात सामने आई और हमारे सामने ये चीज़ें चल रही हैं, ये नहीं है कि इससे पहले ये बात कभी किसने इस पर ज़ेर गौर ही नहीं आई कि सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने वो जो मेन केस था पनामा का, वो उसके अंदर भी पिटिशनर थे और उसी केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी। उस केस के ऊपर दोबारा सिराजुल हक साहब की तरफ से पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसके अंदर ये दरख्वास्त की गई थी कि जनाब ये जो बाकी लोग थे पनामा केस के अंदर, अकेले शरीफ फैमिली का जिक्र तो नहीं था, हुसैन और हसन का जिक्र तो नहीं था, बाकी लोगों को भी जिक्र थे। तकरीबन 368 के करीब दीगर पाकिस्तानी थे जिन्होंने पनामा के अंदर ऑफशोर कंपनीज बनाई थी। जो ऑफशोर कंपनीज बनाई थी पनामा में दीगर पाकिस्तानियों ने, उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में लाई ही नहीं गई थी, और सिंपल उस वक़्त एफबीआर की तरफ से चंद नोटिस थे जो इन हजरात को जारी किए गए थे, और उसके बाद टाइम फिश कौन जाने कहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस हवाले की किसी को छानबीन करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। मेन पिटीशन में नवाज शरीफ साहब या पनामा की मेन जो आई थी ख़बर तफसीलात, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अब वो जो बाकी लोग जिनके नाम थे उनमें से किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका मतलब ये था कि यहाँ पर पिक एंड चूज़ के तहत कार्रवाई हुई। सिराजुल हक साहब चले गए दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा जनाब बाकी लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये जो हैं जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब, इन्होंने और बड़ा वैलिड नुक्ता है शौकत सिद्दीकी साहब का, वो ये फरमाते हैं कि जनाब गवर्नमेंट को नवाज शरीफ साहब की नाअहली को सेटिसाइड करने के लिए किसी नई एप्लीकेशन, किसी नए रिव्यू या किसी और चीज़ की उनको ज़रूरत ही नहीं है। करना क्या है उन्होंने कि ये वाला जो एप्लीकेशन है सिराजुल हक साहब की, इसके अंदर उन्होंने जाना है, क्योंकि अटर्नी जनरल ने तो डेफिनेटली इस केस के अंदर फरीक बनना है, और जाकर अटर्नी जनरल ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जवाब देना है कि जनाब किस किस के ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाई की गई, और वहीं पर इस नुक्ते को उठाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट की लीगल टीम मजबूत हो, और वो मजबूती के साथ इस नुक्ते को उठाए कि जनाब एक बंदे को जो सज़ा दी गई वो सज़ा वो नहीं थी जो वो डिज़र्व करता था, उससे बढ़कर सज़ा दी गई, तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से गुंजाइश इसी केस के मेन केस के फैसले के अंदर निकाली जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो तयशुदा असूल है और आइन के तहत जो उनको गुंजाइश हासिल है कंप्लीट जस्टिस के उन्वान से, आर्टिकल 185 है शायद, जिसके तहत वो किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को देख भी सकते हैं और उसका असर नौ जायज़ा भी ले सकते हैं। लिहाजा ये जो बात की गई है उमरताब बंदयाल साहब की तरफ से, फाजल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब ये है उनकी तरफ से ये बात करने का कि सिराजुल हक साहब की जो पिटीशन है उसकी 2 समातें हो चुकी हैं और मज़ीद समातें गर्मियों की छुट्टियों के बाद होनी हैं, यानी अगस्त के अंदर। इसका मतलब ये है कि जैसे ही गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, ये जो सिराजुल हक साहब की पिटीशन है ये वहाँ पर लग जाएगी, और पिटीशन लगने का मतलब ये है कि इसके ऊपर समाअत का आगाज़ हो जाएगा, और अगर गवर्नमेंट ने हकीकी मानों में नवाज शरीफ साहब को बेल आउट करना हुआ तो वो इसी मेन पिटीशन के अंदर असल वाला मुकदमा साथ लगा के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और नवाज शरीफ साहब का केस ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। अगरचे गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर के अख्ताम से पहले कुछ ऐसे इक़दामात किए जिससे इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि वो नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली या नवाज शरीफ साहब की एलिजिबिलिटी के लिए संजीदा हद तक कोशिशें कर रहे हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है, जिसके अंदर इलेक्शन एक्ट है, और ये तमाम वो कवानीन हैं जो गवर्नमेंट ने मंजूर कराए, और इन तमाम कवानीन में बुनियादी तौर पर जो फैक्टर है वो नज़र सानी ही है, वो नाअहली का ख़ात्मा ही है, और ख़ास तौर पर इलेक्शन एक्ट में इस बात को, इस तरमीम को मंजूर भी कर लिया गया है कि जहाँ जहाँ पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है वहाँ पर जो नाअहली की मैक्सिमम मुद्दत होगी वो 5 साल होगी, जिसके बाद ये तसव्वुर किया जा रहा था
कि जनाब इस एक्ट के मंजूर होने के बाद नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई है। वो जो 5 साल की मुद्दत है वो उसके बाद अब वो इलेक्शंस लड़ने के लिए अहल हैं। लेकिन शौकत सिद्दीकी साहब ने और मियां दाऊद साहब के साथ भी मेरी बात हुई, तो इन दोनों हजरात ने इस बात की तस्दीक की है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अरकान असम्बली की अहलियत का तयन आइन का आर्टिकल 62 और 63 करता है, और जो अहलियत और नाअहलियत है वो उसके लिए ज़रूरी है कि एक्ट के ज़रिए की बजाय जो ओरिजिनल आइन है उसके अंदर तरमीम की जाएगी, ओरिजिनल क्लॉजेस के अंदर तरमीम की जाएगी, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है, जो मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। लिहाजा ये जो एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया है, इसकी मौजूदगी में भी अगर वो चाहे तब भी वो जनाब नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत को जो ताहयात है उसको 5 साल तक महदूद नहीं कर पाएगी, और उसके लिए भी उन्हें जो मेन केस है उसमें जाना पड़ेगा। और यहाँ पर यह बात भी दिलचस्पी की हामिल है कि मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर 2 शख्सियात हैं, एक है नवाज शरीफ साहब, दूसरे हैं जहांगीर तरीन साहब, जिनको ताहयात आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली मिली। नवाज शरीफ साहब को पनामा केस में ताहयात नाअहली की सज़ा मिली, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अभी तक उस ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ कोई अपील फ़ाइल ही नहीं की, नज़र सानी की उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की। जबकि जहांगीर तरीन साहब की तरफ से यह ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ नज़र सानी की अपील भी जो है वो जमा कराई गई थी, और वो अपील भी खारिज कर दी गई थी, और उनकी ताहयात नाअहली कन्फर्म हो चुकी। लिहाजा ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ये इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि गुज़िश्ता दिनों एक और जज साहब मोहम्मद अली मज़हर साहब की तरफ से भी केस की समाअत के दौरान जब ये वाला असूल मदावा और कानून मदावा का जिक्र आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब गलती का मदावा करना ज़रूरी है, और अगर इस बात का इदराक हो जाए कि जनाब ये गलती वाक़तन सरजर्द हुई है, हकीकी मानों में सरजर्द हुई है, और इस गलती से ये नताइज बरामद भी हुए हैं, तब उस गलती को दूर करना सुप्रीम कोर्ट के फ़राइज़ में शामिल है। और अब ये जो उमरताब बंदयाल साहब ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से जो जजमेंट जारी की है, उसके अंदर भी अगर वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी फ़ैसले को रिव्यू कर सकती है, रिविज़िट कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है, यानी उसको काला दम करार दे सकती है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस गुंजाइश को मद्देनज़र रख रहे हैं। और इस गुंजाइश को मद्देनज़र रखने का मतलब ये है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि सिराजुल हक साहब की मेन पिटीशन के अंदर अगर ये वाले नुक्ते शामिल हो जाएंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली के ख़ात्मे के इम्कानात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अब हालात भी बदल रहे हैं, सूरत हाल भी बदल रही है, इलेक्शंस के लिए माहौल जो है वो बनना शुरू हो गया है। हुकूमत जो है आइंदा चंद रोज़ में तकरीबन 1.5-2 हफ़्ते में अपनी मुद्दत से पहले असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा रखती है, निगरान सेटअप आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर चीज़ें ज़रा थोड़ी सी ओरिजिनली बदलना शुरू हो जाएंगी, और जैसे जैसे ये जो चीज़ें हैं, हालात हैं, ये बदलेंगे तो फिर उसके असरात के अंदर भी तब्दीली आएगी, और उसके जो हमें इशारे हैं वो ख़ुद उमरताब बंदयाल साहब के इस फ़ैसले से नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने इस गुंजाइश को इस्तेमाल करने का इशारा दिया है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।